अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 3 दिन में चौथी बार मुलाकात होने वाली है। व्हाइट हाउस में अब से कुछ ही देर के बाद इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट शुरू होने वाला है, जहां मोदी और बाइडेन फिर से मिलेंगे। इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। वॉशिंगटन में हमारे संवाददाता विकास भदौरिया मौजूद हैं, जहां से वो आपको पल पल का हाल बताएंगे। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा और यहां स्टूडियो में भी हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। जितेंद्र कुमार ओझा साहब हमारे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप। विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इनके अलावा सुरेश गोयल जो कि डिप्लोमेट रह चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आप भी डिप्लोमेट रह चुके हैं। सबसे पहले विकास मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा बताइए आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है और जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। ये देखिए अखिलेश, जो कार्यक्रम रहने वाला है वो तो सबको पता है कि अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में एक बैठक होनी है और इस बैठक में वो दुनिया जो अमेरिका की बड़ी हाईटेक कंपनियों के CEOs हैं उस पर उनकी राउंड टेबल बातचीत होनी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 3 दिनों में चौथी व्हाइट हाउस की विजिट है और इस दौरान वो चौथी बार राष्ट्रपति बाइडेन से भी मिलने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच जो लगातार बातचीत चल रही थी टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर, खास तौर पर हाई एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो जो बातचीत है वो इस बैठक के बाद और आगे बढ़ेगी। मैं आपको देखिए यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। इस वक्त व्हाइट हाउस के सामने हैं हम और व्हाइट हाउस के सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सड़क है, इसको बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन वॉशिंगटन के समय के मुताबिक दोपहर में 12:30 बजे व्हाइट हाउस आएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs इस राउंड टेबल में रहने वाले हैं। इसमें सुंदर पिचाई रहने वाले हैं, गूगल के CEO सत्या नडेला रहने वाले हैं। इसके अलावा रावती अद्वैती CEO फ्लेक्स हैं, वो रहने वाले हैं। तकरीबन इसमें 1.5 दर्जन बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनियां जो अमेरिका की उसके CEOs रहने वाले हैं। और भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी साझेदारी से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ से एक आगे का रास्ता खुलेगा। पिछले तकरीबन 4 साल से लगातार भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बैठकें हो रही है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर। चलिए तो विकास, जैसे ये कार्यक्रम शुरू होगा मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, वहां की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइएगा। दरअसल इससे पहले अमेरिका में कल भी प्रधानमंत्री मोदी छाए रहे। अमेरिकी संसद के साझा सत्र को उन्होंने संबोधित किया और भारत के कल्चर, तरक्की का ऐसा खाका उन्होंने खींचा कि अमेरिकी सांसद भी गदगद हो गए। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान सांसदों ने कई बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। Prime Minister Modi, welcome back to the White House. America and India. Jai Hind, long live India-US friendship. Thank you. करिश्मा ऐसा कि सुपर पावर मुल्क अमेरिका की संसद भी नतमस्तक थी। जलवा ऐसा कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। आभा मंडल ऐसा कि अमेरिकी सांसद कई बार खड़े होकर तालियां बजाने को मजबूर हो गए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र वाले मुल्क अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महफिल लूट ली। The potential of our synergy is limitless, and the chemistry in our relations is effortless. In all this,
Indian Americans have played a big role. They are brilliant in every field. अमेरिकी संसद की साझा बैठक को दूसरी बार संबोधित करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी के संबोधन के दौरान अमेरिकी संसद में 79 बार मोदी मोदी के नारे लगे। 15 बार अमेरिकी सांसदों ने मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। There have been even more momentous development in another AI, America and India. Prime Minister of the Republic of India. अमेरिकी कांग्रेस में एंट्री से लेकर भाषण खत्म होने के बाद तक मोदी के नाम का डंका बजता रहा। आलम यह था कि कुछ अमेरिकी सांसद उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, कुछ ऑटोग्राफ लेने को लालायित थे, कोई उनसे हाथ मिलाने को बेताब था। कुल मिलाकर अमेरिकन के बीच मोदी छाए रहे। उनके भाषण के दौरान 79 बार वहां पर मोदी के समर्थन में नारे लगे और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को वहां पर संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत और अमेरिका का भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और साथ ही साथ युग AI यानी कि अमेरिका और इंडिया का है। इसके बाद ज़बरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट अमेरिकी कांग्रेस में गूंजी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद में न्यू इंडिया की झलक दिखाई, दुनिया के सामने भारत की तरक्की की दास्तान कही। पीएम ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. India will be the 3rd largest economy soon. When India grows, the whole world grows. अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों की चर्चा की, बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े मसलों पर भी अपनी बात मजबूती के साथ रखी। एक मसला वो था जिसके बारे में हर अमेरिकन पीएम मोदी के मुंह से सुनना चाहता था, और वो मुद्दा था रूस यूक्रेन की जंग। पीएम मोदी ने लगभग वही बात कही जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने पिछले साल कही थी। This is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रशासन और संसद ने सिर आंखों पर बिठाया। सुपर पावर ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की, वो पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। अमेरिकी संसद के साझा सत्र में संबोधन, भारत और अमेरिका का साझा बयान, मोदी के सम्मान में ग्रैंड डिनर और मोदी बाइडेन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ बता रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है। जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। पीएम मोदी के लिए अमेरिका ने न सिर्फ रेड कारपेट बिछाया, बल्कि पीएम के अमेरिका के पहले सरकारी दौरे में दोनों देशों के बीच जो अहम करार हुए हैं, उससे भी भारत की अहमियत का अंदाजा पूरी दुनिया को लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का यह दौरा कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तमाम मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। विश्लेषण करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक काटजू साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा
एक बात जो बार बार कही जा रही है कि इससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से, क्या उस दिशा में जाती हुई चीजें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो नया तैयार होगा वो अमेरिका और चीन की जो कंपटीशन है उसके तहत तय होगा। इस नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनेगा उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका रहेगी। अब ये साफ है कि भारत के चीन के साथ बहुत बड़े मसले, अमेरिका के भी मसले। चीन एक अग्रेशन दिखा रहा है जो कोई कबूल नहीं करता। एक चीन जो इंटरनेशनल नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उनकी अनदेखी कर रहा है। ये भी हमें और देशों को कबूल नहीं है। इस विजिट से मोदी जी की ये साफ है कि अमेरिका अब ये भारत को, दुनिया को इशारा कर रहा है कि भारत और अमेरिका के सामरिक और आर्थिक हित मिलते हैं जी। और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जहां पर अभी तक हाईटेक के एरिया में अमेरिका ने रोक लगाई हुई थी जी। और उसने अपने दरवाजे भारत के लिए पूर्ण रूप से खोले नहीं थे, अब वो दरवाजे अमेरिका ने खोल दिए। ठीक है जितेंद्र जी, आपके मुताबिक अब तक का प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, जो तमाम मुलाकातें हुई, जो बात वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्या हासिल आपको भारत के लिहाज से नजर आता है? जैसे मैं काटजू साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हर दौरे को उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमें देखना है कि किस हालात में ये दौरा हुआ है, और जिस हालात में दौरा हुआ है उस हालात में अमेरिका उतना ज़्यादा इनविंसिबल नहीं नज़र आ रहा है जितना कि वो था। तो इस वजह से जो टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोले गए हैं, जो क्लियर सिग्नलिंग दी गई है कि सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में नहीं, बल्कि मिलिट्री सेक्टर में भी भारत की शक्ति को बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि भले ही चीन की बहुत अधिक वर्चस्व हो, अमेरिका की अथॉरिटी को वो चैलेंज करने की पोजीशन में हो, लेकिन भारत एक बड़ा क्रिटिकल स्टेबलाइजर कहें या बैलेंसर कहें, वो हो सकता है। उस बैलेंस को इन्फ्लुएंस करने की हमारी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस दौरे से जो भी हासिल हुआ है, अगर उसके साथ साथ हम अपने डोमेस्टिक कैपेसिटी को भी ध्यान दें तो शायद जो है हमारी पूरी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा, उनसे भी हमारी बातचीत आगे होगी, लेकिन जरा इस बात को भी आप समझिए, अमेरिका की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है वो हर तरफ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक हर जगह पीएम मोदी को लेकर जो दीवानगी दिखी, ये गर्मजोशी भारत अमेरिका के बीच हुए समझौतों में भी नजर आ रही है। अमेरिका और भारत के बीच फाइटर प्लेन इंजन और MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील जैसे अहम करार हुए। इन समझौतों के साथ ही बहुत कुछ ऐसा हुआ जो यह बताता है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के नए युग की यह शुरुआत है। भव्य स्वागत। जादुई भाषण। भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज। दुनिया विश्व नायक मोदी के करिश्मे की साक्षात गवाह बनी। पीएम मोदी के इस जादुई करिश्मे का असर अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते में भी दिखाई दिया। अब तक अमेरिका जो तकनीक अपने मित्र देशों को भी नहीं दे रहा था, वो टेक्नोलॉजी अब भारत को मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच अब ये डील फाइनल हो चुकी है। अमेरिकी कंपनी भारत में फाइटर प्लेन का इंजन बनाएगी। ये समझौता GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ। दोनों कंपनियां भारत में ही फाइटर प्लेन के GE F414 इंजन बनाएंगी। पहले GE ये इंजन भारत को सप्लाई करती थी। डील के तहत भारत को इंजन से जुड़ी 11 अहम तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। इस डील के साथ ही भारत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के उस एलीट क्लब में भी शामिल हो गया है जिसके पास लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की महारत होगी। F414 इंजन का इस्तेमाल बोइंग सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिफिन जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में किया जाता है। अमेरिकी मिलिट्री पिछले 30 साल से एयरक्राफ्ट में इस इंजन का इस्तेमाल करती रही है। ये इंजन GE F414 एक बार में 98 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करता है।
इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम लगा है। इंजन में लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इमिशन सिस्टम लगा है। इन तमाम खूबियों के कारण ये इंजन काफी पावरफुल है। जिन चंद देशों के पास ये इंजन बनाने की तकनीक है वो इसे किसी से शेयर नहीं करते, इसलिए ये समझौता भारत और अमेरिका के रिश्तों में मील का पत्थर है। ये डील इंजन्स की इस तरह का रास्ता खोल देगी कि अमेरिका से भारत को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में और डिफेंस क्षेत्र में मुख्यतः आसान हो जाएगा और उससे भारत का बहुत लाभ होगा। भारत में इन इंजन का इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमान MK2 तेजस में होगा। इस डील से भारतीय एयरफोर्स के हल्के लड़ाकू विमान MK2 बनाने के प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा और भारत की वायुसेना चंद सालों में एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बन जाएगी। अमेरिका के साथ डिफेंस डील का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है प्रीडेटर ड्रोन की डील। ये ड्रोन दुनिया के सबसे घातक और किलर ड्रोन माने जाते हैं। डील के तहत भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। ये डील करीब 24,579 करोड़ रुपए की होगी। एक बार उड़ान भरने के बाद ये करीब 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। इस ड्रोन के जरिए आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इस ड्रोन के जरिए अब चीन और पाकिस्तान की हर साजिश पर नजर रहेगी। अमेरिका ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। सबसे पहले तो तेजस मार्क 2 में एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट होगी। एक मॉडर्न इंजन लगेगा जो कि आज हॉर्नेट, ग्राइपन जैसे एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है। टेस्टेड इंजन है और जिससे तेजस की मारक क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका देश में निर्माण किया जाएगा। आज ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। नहीं तो आज तक अमेरिका खाली हथियार बेचता था। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष मिशन में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। नासा और इसरो साल 2025 में जाने वाले पहले आर्टेमिस मिशन में मिलकर काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। ये तमाम समझौते आने वाले वक्त में दुनिया में बड़े बदलाव लाएंगे। जिसके पास ताकत होती है उसी को इज्जत मिलती है। आज भारत का इकोनॉमिक पावर है और भारत आज मिलिट्री पावर भी बनने में काफ़ी अग्रसर है। और ख़ास तौर से जब हम आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र हो या बाकी क्षेत्र हो, जिसकी वजह से देखा जाए तो भारत एक उभरती हुई शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर बनाने के लिए $800 मिलियन का करार भी हुआ है। ये जो तमाम समझौते हुए हैं, माना यह जा रहा है कि भारत की जो सामरिक ताकत है उसमें इससे बहुत ज्यादा इजाफा होगा। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं श्रीवास साहब के पास। श्रीवास साहब, जरा दर्शकों को आप बताइए कैसे वो समझें इस चीज को कि हमें क्या फायदा होने जा रहा है रक्षा सौदों के लिहाज से। हाँ देखो, रक्षा सौदों को अगर देखा जाए तो बहुत ही ये गेम चेंजर और हिस्टोरिक विजिट है। आज तक क्या हो रहा था कि भारत को जो अमेरिका था वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता था, और स्पेशली 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट के बाद भी जब हमने लीमियो साइन किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, 2018 में कोमकासा किया, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी और इमर्जिंग और एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातचीत हुई, और तीसरा बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मगर जो अब इन्होंने इसी के तहत, इन एग्रीमेंट के तहत ये कहा है कि जो हम आपको जो जेट इंजन है नया 414, उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी जॉइंट प्रोडक्शन होगी, जिसको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और भारत की HAL बढ़ाएंगी। 350 के करीब एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे जो तेजस मार्क 2 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। याद रखो कि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। आज हमारे पास करीब 32 स्क्वाड्रन हैं, 10 से 11 स्क्वाड्रन अभी कम हैं, और इसके साथ साथ हमें हो क्या रहा है कि जो पुराने MiG-21 सीरीज हैं, जगोर हैं, ये आउटडेट हो रहे हैं, फेज आउट होंगे। तो ऐसे में अगले 10 साल में ये जो 350 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाएगा, ये मुझे लगता बहुत ही गेम चेंजर होने वाले हैं। और इससे क्या होगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से कि हम ये अपने देश के लिए नहीं, कल को हम बना के इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और बहुत अच्छा बोला था, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये 4 देशों के पास, ये आज
एक तो अमेरिका के पास है, वो जी। रूस के पास है, यूके और फ्रांस, वो चीन के पास भी नहीं है। ठीक चीन है जो है अच्छा, अपने वहां इंजन- से सिवाज साहब जो तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, जो पहले भी तस्वीरें हमने देखी हैं, उस पर भी मैं जरा बातचीत करना चाहता हूं। अशोक सज्जनहार साहब, आप तो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, क्या ये भारत के बढ़ते रुतबे, भारत की बढ़ती ताकत का परिचायक नहीं है? जिस तरह से व्हाइट हाउस में इस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है, या फिर वो जब अमेरिकी कांग्रेस में भाषण दे रहे थे उस दौरान की जो तस्वीरें हमने देखी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें दो बातें कहूंगा। एक तो पहला, जिसे कहा जाता है, जो अभी कुछ हाल में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं। एक कोविड-19, किसी को नहीं मालूम था जो ये कैसे हुआ है, इसका क्या इलाज निकलेगा। और दूसरा है ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, तो इसमें भी बहुत देशों को जो वो उनका कैसा रवैया होना चाहिए, तो उसमें बहुत अनिश्चितता थी। और इन दोनों जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं, इसको भारत ने किस तरीके से इसके साथ डील किया है। और हालांकि सभी देशों में, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनका हेल्थ सिस्टम हो कोविड-19 की वजह से, या फिर इन्फ्लेशन हो, या डेट हो, सप्लाई चेन्स वगैरह हो, सब एकदम वो खराब हो गई। परंतु भारत ने काफी अच्छे तरीके से इन सबको डील किया है। तो इससे भारत का रुतबा बहुत, इन्फ्लुएंस बहुत ही, इसका जो पोजीशन है, प्रोफाइल बहुत ऊंची हुई है, बहुत उभरी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाकर रखा है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, जो अपने हितों को देखते हुए हमने रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे हैं, और अमेरिका के साथ, क्योंकि हम मानते हैं जो अगर भारत को बढ़ना है, अपनी हमारी आर्थिक व्यवस्था को आगे लेकर जाना है, इसको हमको डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी, अमेरिका से हमको कैपिटल मिलेगा, अमेरिका का बड़ा मार्केट मिलेगा। तो अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को, और पश्चिम देशों के साथ अपने संबंधों को हमें अच्छा बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये दोनों चीजें भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से की है। ठीक है, सुरेश गोयल साहब, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है भारत में, राजनीति से जुड़ी खबर। पटना में आज विपक्ष की जो बैठक हुई, इस दौरान अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल और बाकी नेताओं के बीच बहस हुई है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब अध्यादेश का मुद्दा उठाया, तो उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि 370 के मुद्दे पर उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आम आदमी पार्टी नेताओं के पिछले 2 दिनों के बयान पढ़कर उन्होंने पूछा कि आपके नेता भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल को टोका, इस बैठक का यह मुद्दा है ही नहीं। तो इस तरीके से विपक्ष की इस बैठक में क्या यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ते हुए नजर आए? और जो दोस्ती की बात की जा रही है, गठजोड़ की बात की जा रही है, क्या पहले ही बैठक में विपक्ष की दरार सामने आ गई है? जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वॉशिंगटन में कुछ देर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुछ ही देर में उनकी फिर से मुलाकात होने वाली है। वहां का पल पल का हाल हम आपको बताते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में आतंकवाद का भी जिक्र किया था। आतंकवाद के बहाने संकेतों में पाकिस्तान को एक तरीके से चेतावनी दी गई। पीएम मोदी ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, तब भी दोनों के बीच क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात हुई, और फिर प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, उसमें भी दहशतगर्दी का जिक्र था। विश्व नायक की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। पहला बयान, रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म still remain a pressing danger for the whole world. दूसरा बयान, आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तीसरा बयान, हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है।
शब्द नए थे, तेवर वही थे, जगह नई थी, आक्रामकता वही थी, चेतावनी नई थी, लक्ष्य वही था। यूं तो दहशतगर्द मुल्क का कोई नाम नहीं था, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े नेता के साथ सबसे बड़े पावर सेंटर में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नायक की तरह आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध को नई धार दे रहे थे। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद को लेकर हमेशा की तरह आक्रामक दिख रहे हिंदुस्तान के प्रधान अमेरिका के सर्वोच्च नेता के साथ लंबी बातचीत के बाद बाहर निकले। दुनिया के दो मुल्कों के दो सबसे ताकतवर नेताओं के साथ आतंकवाद पर लंबी बातचीत हुई थी और उससे जो निकला उसने पाकिस्तान की कोख में पलने वाली दहशतगर्द तंजीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच तय हुआ भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करेंगे। लश्कर, जैश, हिजबुल, अलकायदा और आईएस सरीखे तमाम आतंकी संगठनों पर निर्णायक चोट करेंगे। 26/11 मुंबई अटैक और पठानकोट के गुनहगारों का हिसाब करने पर सहमति हुई। सीमा पार आतंकवाद और छद्म आतंकियों के इस्तेमाल की निंदा की गई। पाकिस्तान से कहा गया कि आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। 2 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत करने के बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच जो तय हुआ उसकी एक झलक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी दिखी और इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया। More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. सुपर पावर की संसद में प्रधानमंत्री मोदी दहशतगर्दी पर बोल रहे थे। पूरी दुनिया सुन रही थी और वहां मौजूद तमाम लोग पीएम मोदी की बातों का समर्थन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे नए नाम और नई पहचान के साथ आतंकी संगठन इंसानियत को लहूलुहान कर रहे हैं। Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. More than 2 decades after 9/11, अमेरिका के आंगन में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की इस चेतावनी के बाद आतंकिस्तान में खलबली मच गई। पीएम मोदी के बयान के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि सरहद पर तैनात शूरवीरों ने 4 आतंकियों को वहीं मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इसी साल अब तक 12 आतंकी हथियारों के साथ सरहद पार करने की फिराक में मारे गए। 23 जून 2023 को कुपवाड़ा में 4 आतंकी घुसपैठ करते मारे गए। 16 जून 2023 को कुपवाड़ा में ही 5 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। 2 जून 2023 को राजौरी में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ। 1 जून 2023 को सांबा जिले में एक आतंकी मारा गया, जबकि 24 मार्च 2023 को कुपवाड़ा में हथियारबंद आतंकी सरहद पार करते मारा गया था। इसके अलावा जो सरहद पार कर घाटी में खून खराबा करते मारे गए वो अलग है। ये वजह है कि पीएम मोदी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र कर जिन्ना के जहरीले वारिसों को सख्त चेतावनी दी। टेररिज्म ना करें। बाकी तो भारत में भी कोई पाकिस्तान का विशेष ध्यान नहीं रखता। अमेरिका में भी अब पाकिस्तान एक तो वो बैंक्रप्सी की ओर जा रहा है और दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट ना करे। केवल यही अपेक्षा है भारत की भी और अमेरिका की भी पाकिस्तान से। बाकी वो अपना देश चलाएं, अपने देश में खुश रहें। इसका अंदाजा आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों को कितना है ये नहीं पता, लेकिन आवाम जानती है कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में। यहाँ IMF के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन DC के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको FATF से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान से बात करें। आम पाकिस्तानी भी जानते हैं कि दुनिया में उनकी पहचान क्या है,
कैसी है और क्यों है? ऐसे में विश्वनायक सी छवि वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जब अमेरिका से पाकिस्तान को आतंकवाद निर्यात पर चेतावनी दी तो इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। साझा प्राथमिकता। और आइए सीधे मैं आपको सुरेश गोयल जी के पास लिए चलता हूं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्या यह माना जाए प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है पाकिस्तान को, इसने पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया? आप मेरे को बोलने का वक्त देंगे या खत्म हो रहा है बुलेटिन ये? नहीं, बोलिए सर, अपनी बात रखिए। जी, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि हम अभी तक बात करते रहे हैं कि भारत को वहां पर कितना मिला है, क्या मिला है। ये डिफेंस डील की बात कर ले या हम इकोनॉमी की बात कर ले, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है इस विजिट से? कोई भी डिप्लोमेटिक बातचीत हो तो उसमें दोनों तरफ से बात होती है, खाली एक तरफ से नहीं होती है। आप प्रधानमंत्री मोदी एक जादूगर है। ये जो विजिट हुई है यूएसए में, हमने देखा है कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी हो या संसद हो या कुछ भी हो। काफी अच्छा बोले और काफी बातचीत हुई। लेकिन मैं बात एज ए डिप्लोमैट, कूटनीतिक की तरह जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो पीछे देख करके चलता हूँ कि पीछे क्या हो रहा है और पीछे जो हो रहा है वो मेरे लिए सही है या नहीं है। और इस लिहाज से अभी तक हमको ये पता नहीं चला है कि इस सारे मामले में यूएसए हमसे क्या चाहता है। जी, मोटी सी बात है कि चाइना के खिलाफ वो हमारा एक साथ चाहते हैं, अलायंस है, कोएलिशन है, कुछ भी कह लीजिए, क्वाड है, उसमें साथ चाहिए उनको। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, हमें चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अलावा एक चीज होती है टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। जी, इंजन की टेक्नोलॉजी मिल रही है, हमको मिलने में, काम में लेने में कितना वक्त लगेगा और हम उसको एफिशिएंटली कहाँ एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है अभी तक। ठीक और है। इसके मामले में भी हमको जी, एक आखिरी बात जी, जल्दी से गोयल साहब। हाँ, दूसरी चीज जी, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी से बोलूंगा। दूसरी चीज ये भी है कि इससे पहले भी काफी एग्रीमेंट हो चुके हैं। वो जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके तहत अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है या नहीं आई है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब चूंकि वक्त की कमी है तो अपने तमाम मेहमानों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के मुताबिक एक बहुत बड़ी चीज, एक बड़ा हासिल क्या नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का? काजू साहब, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए, 2 दशकों से सिलसिला चल रहा है, भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, अपने हितों में एक बैलेंस बना रहे हैं, और वही सिलसिला आगे बढ़ा है मोदी जी की विजिट के दौरान। ठीक है, जितेंद्र जी। देखिए, क्या टेंजिबल बेनिफिट्स हुई हैं एग्रीमेंट के जरिए वो एक अलग बात है, लेकिन भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप से फ़ायदा ये होगा कि चीन जो है एक बड़ा ओपेक सा, नॉन ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम पूरी दुनिया पे लाना चाहता है। तो इसे ये मैसेज जाता है कि जो भी ओपन सोसाइटीज़ हैं उनके हक में है कि वो साथ काम करें, और जो रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तरफ जाया जाए तो पीस और सिक्योरिटी पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सिवात साहब। देखो, मैं लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है इस विजिट से कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आज तक अमेरिका किसी देश को देता नहीं था, इंक्लूडिंग नेटो कंट्री के, जिस प्रकार से G414 इंजन भारत में बढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और दोनों का तालमेल होगा, चाहे वो जी और HL का, ये गेम चेंजर है। और 3 चीजें होंगे, MQ-9 ड्रोन्स भी आएंगे, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर वो भी अपग्रेड होगी। बहुत अच्छी बात साहब, बीच में रोक रहा हूं, मैं आऊंगा फिर आपके पास।